हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और हम पुष्पेंद्र कुशवाहा, आपके पीके सर, जो आपके लिए लेके आए हैं पुष्पी पादपों में परागण। परागण कैसे होता है इसको हम समझेंगे। इससे पहले हम क्या-क्या पढ़ चुके हैं, उसको हम देखते हैं कि हम इससे पहले क्या-क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने पुष्पों का आकारिकी के बारे में पूरा पढ़ लिया, पादपों की आकारिकी वाले चैप्टर में, जो कि हमारा 11th का चैप्टर होता है। वहां से हमने पूरा पुष्प के बारे में पढ़ लिया है, पुष्प के सारे अंग, चक्र और कौन से अनिवार्य होते हैं, कौन से सहायक चक्र होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे भी हम फोटो में देख रहे होंगे कि 2 पुष्प दिख रहे हैं, इसमें भी आपको देख लो कि कुछ कौन-कौन से चक्र आवश्यक होते हैं, कौन-कौन से चक्र सहायक चक्र होते हैं, इनको हमने देख लिया है। अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें कि इस चैप्टर में हमने क्या-क्या पढ़ लिया है, उसके बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, पुष्प क्या होता है, कैसे दिखता है। इसके बाद हम नर जनन अंग के बारे में पढ़े हैं, परागकण का डेवलपमेंट हमने पढ़ा है कि परागकण का विकास कैसे होता है, मादा जनन अंग के बारे में पढ़ा, मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, यानी अंडाशय का विकास हमने पूरा पढ़ लिया है और अंडाणु के बारे में हमने पढ़ लिया है पूरा कि क्या कैसे होता है और कैसे उसका विकास होता है, इसको हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हमारा बचा कि हमारा जो पोलन ग्रेन है जो परागकण है वो तो बन गया और इधर से हमारा ओव्यूल भी बन गया, बीजांड भी हमारा इधर से बन गया है। अब इन दोनों का मिलन कैसे होगा, कैसे मिलेगा? तो हमने पढ़ा है कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं या शैवाल होता है वो क्या होते हैं, हमारे लोअर जीव होते हैं, मतलब एकदम निम्न स्तर के जीव होती है जो जल के आसपास पाए जाते हैं। उनमें क्या होता है कि हमको पता है कि जो शैवाल और ब्रायोफाइटा होता है उनमें जो मादा युग्मक होता है वो क्या होता है कि रुका हुआ रहता है, स्थिर रहता है। और जो नर जनन अंग होता है वो क्या होता है, या नर युग्मक जो होता है वह ऐसे पानी में तैरते हुए क्या होता है कि मादा युग्मक के पास आता है। अब मादा युग्मक कैसे होती है, कप के शेप में होती है जो उसका इंतजार करती रहती है और जो नर युग्मक होता है वो आके इसमें गिर जाता है और इनका परागण हो जाता है। लेकिन इसके अपोजिट, थोड़ा अपोजिट हमारा उच्च पादपों में होता है, यानी कि आवृत्त बीजी पादपों में होता है। अब आवृत्त बीजी पादपों में कैसे होता है उसको हम समझेंगे, उसको हम देखेंगे कि कैसे होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आज का हमारा टॉपिक है पुष्पी पादपों में, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुष्पी पादपों में परागण। पुष्पी पादप कौन से पादप होते हैं? तो हमने देखा है कि जो आवृत्त बीजी बीज होते हैं, आवृत्त बीजी पादप होते हैं, उनके जो पुष्प होते हैं वो खिलते हैं, जो हमको दिखने को मिलता है बाहर। बाहर हम देखते हैं कि गुलाब का फूल दिख रहा है जिसको हम देते हैं किसी को, गुड़हल का फूल हो गया या कि फिर आम हो गया, अमरूद हो गया, ये सब कौन से पादप होते हैं, हमारे आवृत्त बीजी पादप होते हैं। तो उनमें हम देखेंगे उनमें परागण कैसे होता है, कौन कौन सा माध्यम है जहां पे उनका परागण होता है, किस तरीके से वो परागण करते हैं, परागण क्या होता है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। आपको चित्र में दिख रहा होगा कि एक फ्लावर है और ये पुष्प में एक क्या होगी, हमारी मधुमक्खी है, वो क्या कर रही है कि मधुमक्खी इस पुष्प से उड़ के इस पुष्प के ऊपर जाके बैठ रही है। हमको पता है कि मधुमक्खी क्या लेने जाती है, यहाँ पे नेक्टर को लेने जाती है जो शहद बनाने में काम करता है। लेकिन पुष्प को क्या फायदा, फायदा क्या है पुष्प को? अब देखो मधुमक्खी आके यहाँ पे बैठी और इससे उड़ के इस पे बैठी, इसके उड़ पे उससे उस पे बैठी, सभी पुष्पों पे बैठती जा रही है। लेकिन पुष्प को भी तो कुछ फायदा हो रहा होगा, सिर्फ मधुमक्खी को फायदा हो ऐसा तो नहीं है। तो पुष्प को क्या फायदा होता है, जैसे मधुमक्खी इसके ऊपर बैठती है, इसके पंख में, इसके पैर में क्या होता है, परागकण चिपक जाते हैं, जो कि अगर ये इसके ऊपर जाएगी तो इसके वर्तिकाग्र पे जाके क्या होता है, वो जैसे ही टच होती है इसके परागकण इसके ऊपर लग जाते हैं। इसी क्रिया को क्या बोला जाता है कि परागण बोला जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परागण क्या होता है। तो परागण के बारे में हम समझने से पहले देखिए क्या होता है कि परिपक्व परागकोश यानी कि पुंकेसर से परागकण परिपक्व वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या बोला जाता है, परागण बोला जाता है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, परागण वह क्रिया होती है जिसमें परिपक्व पुंकेसर से जो परागकण होते हैं वह परिपक्व
वर्तिकाग्र के ऊपर जाके गिरते हैं, इस क्रिया को क्या बोला जाता है? परागण बोला जाता है। मतलब यहां से परागकण निकला, ऐसे घूमते हुए आया और यहाँ पे आके वर्तिकाग्र पे आके पहुंच जाता है, लैंड कर जाता है, उतर जाता है। अब ये क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट मेथड से होता है। अभी अगर हम देखें कि देखो ये वर्तिकाग्र है फूल का, हमने पुष्पों के आकार के बारे में देखा है, बट फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए, ये इसका नर जनन अंग होता है, जो कि होता है ये ऊपर का परागकोश, ये होता है पुतंतु अपना, और ये हमारी होती है वर्तिकाग्र, जो कि यहाँ पे मेंशन है। आप देखिए वर्तिकाग्र पे यहां से परागकण निकलेगा, मतलब आप देखो ये वाला स्ट्रक्चर भी, यहां से हमारा परागकण निकल रहा है। अगर हम देखें कि यहां से हमारा परागकण है, ये निकल के इसके वर्तिकाग्र पे आके पहुंच जाता है और यहां पे गिर जाता है। इसको पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। अगर परागण कैसे होता है? एक पुष्प में भी हो जाएगा, ये पुष्प है, इसी पुष्प में लगा हुआ है हमारा वर्तिकाग्र, और यहाँ पे लगा वर्तिकाग्र है इसके ऊपर ऐसे, और यहाँ पे लगा हुआ है पुंकेसर, यहाँ पे है परागकोश, परागकोश से परागकण ऐसे झरे और इसके ऊपर जाके गिर गए, तो ये हमारा पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है, ये हमारा परागण यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये एक अदर पुष्प है और ए पुष्प है, ये कोई बी पुष्प है। अब इन दोनों पुष्पों को अगर हम देखें कि इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पे आके गिर सकता है, अगर सेम जाति के पादप हुए तो क्या होता है? यहां से परागकण निकला और हवा के द्वारा कोई किसी पक्षी के द्वारा, किसी मधुमक्खी के द्वारा, किसी तितली के द्वारा ये यहां से उड़ते हुए इसके ऊपर आके गिर जाते हैं। ठीक है, तो यहां भी इसको भी हम क्या बोलते हैं? परागण बोला जाता है। मतलब कि हमारा जो नर युग्मक था, नर युग्मकोद्भिद था, वो मादा युग्मकोद्भिद के पास पहुंच चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस पूरी क्रिया को परागण बोला जाता है। अभी आप देखेंगे कि परागण के बारे में। अब परागण कितने प्रकार से होता है? अभी मैंने आपको दो तीन चीजें बताई कि एक पुष्प है, उसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी के वर्तिकाग्र पे आ जाए, या तो एक ही पादप है, इस पे डिफरेंट डिफरेंट पुष्प लगे हुए हैं, अलग अलग पुष्प यहाँ पे लगे हुए हैं। अब अलग अलग पुष्पों में एक ही पादप के अगर हम बात करें कि ये एक ही पादप है और यहाँ पे एक पुष्प यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक पुष्प लगा हुआ है, और इसी पुष्प को अगर आप देखो कि एक और यहां पे ऐसे ही पुष्प लगा हुआ, इसके नीचे अगर हम बात करें कि एक और पुष्प यहां पे लगा हुआ है, और ये पुष्प जो है इसी के वर्तिकाग्र से। अब देखिए क्या हो सकता है यहां पे, इसका जो परागकण है, अगर हम बात करें कि इसका परागकण अगर इसके ऊपर आके गिरता है और इस वाले पुष्प का परागकण इस वाले पुष्प पे आके गिरता है, एक ये कंडीशन हो सकती है, या तो कोई अगर ए कोई पादप है और कोई बी पादप यहां पे आ जाता है ऐसे, तो इसके परागकण इसके ऊपर आ जाएंगे। तो इस हिसाब से मतलब कि पॉलन ग्रेन के, या आप बोल सकते हैं कि पादप के परागकण के आधार पे, परागकण के स्रोत के आधार पे, कि परागकण कहां से आ रहा है, इस पादप से आ रहा है, इस पादप से आ रहा है बेटा, तो डिपेंड करता है किस पादप से परागकण हमारे पास आ रहा है बेटा, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि परागण कितने प्रकार का हो सकता है। कि परागकण के स्रोत के आधार पर यहां पे हम देखेंगे कि परागकण के प्रकार में, परागकण के स्रोत के आधार पे परागण कितने प्रकार का होता है। तो हमने पढ़ा है कि परागण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? स्वपरागण और परपरागण। अब देखिए यहां पे हमको अंग्रेजी इसलिए याद रखनी है, इंग्लिश में भी आपको याद रखना है, स्पेलिंग की दिक्कत नहीं है, आप उसका नाम याद रखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्वपरागण की जगह पर सेल्फ पॉलिनेशन हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है। तो स्वपरागण को क्या बोलेंगे बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन, और परपरागण को क्या बोलेंगे बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। अब देखिए स्वपरागण क्या होता है कि एक ही पादप है, अगर हम स्वपरागण की बात करेंगे यहां पे, तो एक ही पादप के पुष्पों में क्या होता है? परागण होता है। मतलब बोल सकते हैं एक पादप के पुष्प के बीच, पुष्पों के बीच के मध्य जो परागण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्वपरागण बोलते हैं। इसके बाद देखिए परपरागण क्या होता है कि एक ही जाति के पादपों के मध्य परागण होता है।
परागण जब होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर परागण बोला जाता है। मतलब जाति समान होनी चाहिए, एक ही जाति का पादप होना चाहिए। अगर हम बात करें कि अमरूद का पादप है तो एक अमरूद के पेड़ अगर पास पास में दो अमरूद के पेड़ तो उसका परागण हो सकता है। अगर एक और एग्जांपल लें कि हमने देखा हुआ है मक्के का पौधा, मक्के का पौधा में नर पुष्प कहां लगाता है, सबसे ऊपर, और वो हवा से झड़ता है, तो जरूरी है कि उसके बगल में जैसे कि हमारे मक्के के पादप लगे होते हैं ऐसे एक साथ, तो इसका इस पादप का जो परागकण है वो इस पादप पे नहीं गिरेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका झड़ा इसके ऊपर गिरा, इसका झड़ा इसके ऊपर गिरा, ऐसे करके अलग अलग गिरता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एक ही, अगर स्वपरागण की बात करें तो एक ही पादप के में क्या होता है, पुष्पों के मध्य परागण होता है। ठीक है, अगर अब देखें बेटा स्वपरागण को भी कितने प्रकार से हो सकता है। हमने बताया एक ही पादप के पुष्पों के बीच, अब जरूरी है कि एक ही पादप अगर द्विलिंगी पुष्प है उसके ऊपर तो एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों प्रेजेंट हैं। अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो जरूरी है, मतलब ऐसा हो सकता है उसी का नर पुष्प का जो निकला आपका परागकण वो मादा पुष्प पे आके गिर जाए, या ये भी हो सकता है कि ये यही पेड़ है और इस पे दो फ्लावर लगे हुए हैं, दो पुष्प लगे हुए हैं, एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे आके गिर जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है बेटा। तो यहां पे देखेंगे दोनों पॉसिबिलिटीज के हिसाब से कि पहला क्या होता है, स्वयुग्मन जिसको बोलते हैं ऑटोगेमी, दूसरा है सजात पुष्पी परागण जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जिटनोगेमी। कई सारे बुक्स में सजात पुष्पी परागण आपको दिखने को नहीं मिलेगा बेटा, वहां पे सीधा देखने को मिलता है आपको जिटनोगेमी, उन्हें ऐसा लिखा हुआ है, कई सारे बुक्स हैं आप पढ़ सकते हो, वहां पे आप देखोगे कि इंग्लिश वाला टर्म ही हिंदी में लिखा हुआ आपको मिल जाता है। ठीक है, ऐसे जीनोगेमी भी बहुत सारी बुक्स में देखने को मिलेगा, वहां पे आपको हिंदी में पर निषेचन देखने को नहीं मिलता है। तो पर परागण किस मेथड से होता है, तो सिर्फ और सिर्फ पर निषेचन से होता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप देखो परागण कितने प्रकार से, स्वपरागण, पर परागण। स्वपरागण कितने प्रकार से होता है, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण। पर परागण कैसे हो सकता है, पर निषेचन के द्वारा हो सकता है। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं कि क्या होता है और अच्छे से समझते हैं बेटा। अभी आप देखो स्वयुग्मन के बारे में हम पढ़ते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑटोगेमी। अब स्वयुग्मन क्या होता है उसको देखो, यहां पे एक पुष्प बना हुआ है, आप समझो एक पुष्प है, उसी के ऊपर ये आपका परागकोश यानी पुंकेसर है और यहीं पे वर्तिकाग्र है। अब देखो क्या हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया था कि इसके परागकण जो आपके एक उसी पुष्प का परागकण यहां पे जो है उपस्थित है, ये परागकण ये इसी के वर्तिकाग्र पे आ जाए, इसका परागकण अगर इसी के वर्तिकाग्र पे आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन बोला जाता है। मतलब जब पुंकेसर जो होता है, जब एक परिपक्व पुंकेसर से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे आ जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, स्वयुग्मन बोला जाता है। अब देखिए यहां पे क्या है बेटा, एक ही पुष्प है तो इसमें सारे जीन जो है क्रोमोसोम समान होंगे, तो फिर क्या होगा यहां पे कि आनुवांशिक रूप से यह समान होगा और आनुवांशिक रूप से भी स्वपरागण हो रहा है, और इसके साथ साथ इस परागण में किसी भी प्रकार के किसी मतलब कि किसी जंतु का किसी हवा का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यह पुष्प है इसी का जैसे ही परागकण झड़ता है इसके ऊपर आ जाता है, तो क्या बोलते हैं इसको, पारिस्थितिक रूप से भी स्वपरागण है ये। मतलब आप देखो यहां पे आनुवांशिक तथा पारिस्थितिक या क्रियात्मक रूप से स्वपरागण होता है, सभी प्रकार से ये क्या होगा आपका स्वपरागण होगा बेटा। इसके बाद आप देखो इससे एग्जाम्पल क्या क्या है, किसमें किसमें स्वयुग्मन पाया जाता है, स्वपरागण का स्वयुग्मन वाला भाग किसमें पाया जाता है, तो देखो आप शकरकंद हो गया जिसको हम स्वीट पोटैटो बोलेंगे, और क्या होता है गेहूं और चावल, इन सब क्या क्या होता है, एक ही फ्लावर होता है, एक ही फ्लावर के उसी पुष्प का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पे आके गिरता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन बोला जाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए स्वयुग्मन के बाद हम क्या देखेंगे यहां पे कि सजात पुष्पी परागण जिसको हम क्या बोलते हैं, जिटनोगेमी बोला जाता है। अब इसमें क्या है बेटा, स्वयुग्मन के साथ साथ एक इसमें यह भी पार्ट हो रहा है, देखो एक ही पेड़ है, इसका मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक इसका पुष्प है, इसका ये एक पुष्प है, इसके ऊपर वर्तिकाग्र उपस्थित है, आप देखो वर्तिकाग्र है, परागकोश है, और एक और ये पुष्प है, ये एक और पुष्प है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि दोनों एक ही पादप है, दो अलग अलग पुष्प हैं। अब इन दोनों में क्या होगा कि इसका जो परागकण है पुष्प ए का, ये हमारा पुष्प ए है, ये हमारा पुष्प बी है। अब इन दोनों में हम देख रहे हैं कि इसका जो ये पुष्प बी का जो परागकण है
पुष्प ए में परागकण बने, पुष्प बी में भी परागकण बने। अब देखिए ये भी हो सकता है कि ये परागकण इसके ऊपर आ जाए, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है कि आप देखो कि अगर वर्तिकाग्र और परागकोश दोनों अलग अलग टाइम पे परिपक्व हुए, तो मतलब जिस टाइम पे परागकण निकल चुका है परागकोश से और हमारी वर्तिका परिपक्व हुई ही नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है किसी मतलब किसी परागकण को, तो क्या होगा कि इसका परागकण इसके ऊपर चला जाएगा, इस वर्तिकाग्र के ऊपर, और तब तक जब तक इसका परागकण झड़ जाएगा, पूरा निकल जाएगा, ये परिपक्व इसके परागकोश से परागकण खत्म हो जाएंगे, तो हमारी ये वाली वर्तिका परिपक्व होगी। तो इस वाले परागकण का, इस वाले परागकोश से परागकण इसके ऊपर आ जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? सजात पुष्पी परागण बेटा बोला जाता है। अब यहां पे आप देखो सजात पुष्पी परागण किसे बोलते हैं? यदि पुंकेसर से परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सजात पुष्पी परागण बोला जाता है। अब इसमें आप देखो कि पेड़ सेम है, दोनों का पेड़ सेम है, तो यहां पे अनुवांशिकता भी सेम होगी। तो क्या बोलेंगे इसको कि अनुवांशिक रूप से स्वपरागण, लेकिन पारिस्थितिक रूप से आप देखो कि दोनों का पुष्प अलग अलग है, तो पारिस्थितिक रूप से और क्रियात्मक रूप से क्या होगा? यह परपरागण होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में बेटा कि कौन सा अनुवांशिक रूप से स्वपरागण होता है, किसमें होता है? जिसमें सजात पुष्पी परागण और हमारा आएगा स्वयुग्मन आता है। लेकिन अगर पूछा जाता है किसमें अनुवांशिक रूप से स्वपरागण, पारिस्थितिक या क्रियात्मक रूप से परपरागण उपस्थित होता है, तो उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ सजात पुष्पी परागण आता है बेटा। हम ध्यान रखेंगे इसको। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? अभी मैंने मक्का के बारे में बताया, केस्टर और इत्यादि इसके क्या होते हैं बेटा? एग्जाम्पल होते हैं, ये हम याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं बेटा आगे क्या आता है हमारा? पर निषेचन, जिसको बोलते हैं हम जीनोगोइमी, जो हमारा पर परागण का एग्जाम्पल है। इसमें हम पर परागण में देखते हैं। अभी आप देखो इसमें क्या होता है? दो पादप होते हैं। पादप मान लीजिए ये एक पादप है, पादप ए, और ये हमारा पादप बी है। अब ये दोनों पादप के अलग अलग पुष्प हैं, और लेकिन पादप की जाति समान है। गेहूं अगर बात करें तो मक्का का पादप है पूरा, या बात करें पपीता है, खजूर है, तो पपीता के बहुत सारे पेड़ हैं आसपास। तो क्या होगा कि अलग अलग पादप का अलग अलग पुष्प इसमें क्या होता है? पार्टिसिपेट करता है। अभी अगर हम देखें कि पुंकेसर से परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परनिषेचन बोला जाता है। अब देखिए इसमें क्या हो गया? पादप भी अलग है, ये एक पादप है, ये दो पादप है। अब इन दोनों का बोल सकते हैं कि अनुवांशिकता में डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ अंतर होगा। 0.1% का भी डिफरेंस होगा, मतलब डिफरेंस तो है। ठीक है, जैसे सभी मनुष्य में डिफरेंस है, वैसे ही पादपों में भी डिफरेंस होता है। तो यहां पे आप देखो कि सभी जो दोनों पादप है इनमें क्या है? डिफरेंस है। तो क्या हुआ? ये अनुवांशिक तथा पारिस्थितिक या क्रियात्मक रूप से तीनों टाइप का पर परागण होता है। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा। इसका एग्जांपल क्या है आपका? पपीता है, खजूर है। पपीता और खजूर इन दोनों के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अभी आप देखो कि यहां पे जैसे मैंने पहले बताया है कि इसका जो परागकण यहां पे बना और इसका भी परागकण बना। अब क्या होगा कि पादप ए से परागकण पादप बी के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, पादप बी का परागकण पादप ए के पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोला जा रहा है बेटा? पर निषेचन, जीनोगेमी। ठीक है, आगे चले बेटा। तो हम आगे चलते हैं, तो यहां पे देखिए कुछ फ्लावर्स बनाए हुए हैं। ये क्या है बेटा? हमारा द्विलिंगी पुष्प है। अगर हम बात करें तो ये हमारा कौन सा पुष्प हो जाएगा? हमारा द्विलिंगी पुष्प हो जाएगा, द्विलिंगीय पुष्प है ये। अब द्विलिंगी पुष्प है, ये दोनों ही ये द्विलिंगी पुष्प है। ये बोल सकते हैं ये पादप ए है और ये पादप हमारा बी है। ये दोनों ही पादप, अभी मैं इसको समझा रहा हूं क्या होता है। ठीक है, जो भी मैंने आपको पीछे समझाया था कि अगर इसके परागकण इसी के ऊपर आ जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्वयुग्मन, स्वयुग्मन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके ये पादप सेम है, एक पादप के दो फ्लावर के बीच, दो पुष्पों के बीच परागण हुआ, इसका यहां पे आया, इसका यहां पे आया, तो ये हमारा क्या हो जाता है? जिट्नोगेमी, जिसको हम जी से प्रदर्शित कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अब अगर बात करें कि दो अलग अलग पादप है, ये पादप ए और ये पादप बी दोनों सेम जाति के होते हैं, तो यहां पे क्या होता है कि इसका परागकण इसके ऊपर आ जाएगा, तो यहां पे क्या क्या हो जाता है? हमारा ऑटोगेमी भी हो गया, इस वाले में जिट्नोगेमी भी हो गया, और यहां पे
जीनोगेमी भी हो गया, तीनों टाइप का परागण हो जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे पादप को उभय लिंगाश्रयी पादप बोलते हैं, उभय लिंगाश्रयी पादप बोला जाता है। मतलब ऐसा पादप जिसके एक ही पुष्प के अंदर नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उभय लिंगाश्रयी पादप बोला जाता है। यह हमारा एक लिंगाश्रयी पादप है, एक लिंगाश्रयी पादप है। मतलब कि एक ही पादप के ऊपर, ये जो लाइन है ये पादप की है कि एक ही पादप के ऊपर दो अलग अलग पुष्पों में, दोनों में अलग अलग नर और मादा युग्मक पाए जाते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा पादप हो जाएगा हमारा, द्विलिंगाश्रयी पादप है, लिंगाश्रयी पादप है। अब द्विलिंगाश्रयी मतलब दो अलग अलग पादप है, मतलब कि अगर दो पादप है तो एक पे सिर्फ मेल और सिर्फ नर नर पुष्प प्रेजेंट होगा, दूसरे में सिर्फ मादा मादा पुष्प प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगाश्रयी पादप बोला जाता है। इसमें देखिए अगर हम उभय लिंगाश्रयी की बात करें तो इनमें सभी टाइप का परागण होता है, मतलब कि स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण और परनिषेचन तीनों प्रकार का होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हमारा एक लिंगाश्रयी पादप है, मतलब कि एक पुष्प में सिर्फ एक युग्मक उपस्थित है, तो क्या होगा, यहां पे ऑटोगेमी तो बिल्कुल नहीं होगा, स्वयुग्मन मतलब ऑटोगेमी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कि एक ही पुष्प के बीच में होना चाहिए, यहां पे तो अलग अलग पुष्प है, तो इसके परागकण इसके ऊपर अगर आते हैं तो यहां पे क्या होता है कि जिट्नोगेमी होता है। और अगर इस पादप के इस पुष्प के परागकण इस वाले पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच गए तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका जीनोगेमी भी हो जाएगा, जीनोगेमी भी हो जाता है। ऐसे ही यहां पे आप देखो कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ परनिषेचन होगा, क्योंकि दोनों पुष्प अलग अलग हैं। बेटा आप देखो दोनों पुष्प अलग अलग हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है कि इसके परागकोश से परागकण कहां पे जा रहे हैं, अपने इसके वर्तिकाग्र पे जा रहे हैं, दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पे जा रहे हैं, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ जीनोगेमी होगा, मतलब कि परनिषेचन यहां पे उपस्थित होगा। ठीक है बेटा, आगे चले, तो आगे चलते हैं बेटा कि अब हम देखते हैं शर्तें कौन कौन सी हैं, स्वयुग्मन की कौन कौन सी शर्तें हैं, स्वयुग्मन कब कब हो सकता है, कौन कौन से पुष्पों में हो सकता है। तो देखिए अभी आप देखो पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, मतलब कि एक ही पुष्प पे नर जननांग मादा जननांग दोनों उपस्थित होने चाहिए, तभी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या होगा यहां पे कि नर तथा मादा एक साथ परिपक्व होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा पुष्प है, ये पुष्प की वर्तिकाग्र है और यहां पे उसका पुष्पासन हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका परागकोश। अगर ये वाला पार्ट अगर हम बात करें कि यहां पे ये वर्तिकाग्र और परागकोश दोनों समान एक ही टाइम पे अगर परिपक्व होते हैं, तब क्या होगा, स्वयुग्मन होगा बेटा, नहीं तो स्वयुग्मन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक अलग पुष्प है, एक और मान लीजिए ए पुष्प है, मान यहां पे बी अगर पुष्प आ जाता है तो दोनों में से सजात पुष्पी परागण हो जाएगा, तो ये होगा ही नहीं, सिंपल है। तो यहां पे आप देखो कि इसमें सजात पुष्पी स्वयुग्मन होने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, कि स्वयुग्मन होने के लिए हमारा पुष्प का नर और मादा जनन अंग दोनों साथ में परिपक्व होना चाहिए बेटा, तभी क्या होगा, स्वयुग्मन होगा, नहीं तो स्वयुग्मन नहीं होगा। खुले एवं बंद प्रकार के पुष्पों में हो सकता है। खुला पुष्प हमने गुलाब का फूल देखा है खुला हुआ है, गुड़हल का फूल देखा है खुला हुआ होता है। कुछ पुष्प होते हैं जिनको हम बोलते हैं अनुन्मूलनी पुष्प, जो क्या होता है, पुष्प नहीं खुलते हैं बेटा, पूरे लाइफ खुलते ही नहीं है, उनमें भी क्या होता है, स्वयुग्मन हो सकता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। सजात पुष्पी परागण की शर्तें, सजात पुष्पी परागण कब हो सकता है उसकी शर्तों के बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि सजात पुष्पी परागण कब होगा। तो अभी आपको मैंने बताया था कि अगर कोई पादप है, एक पादप के बीच में अगर पुष्प ए है और उसी के बीच में पुष्प बी अगर उपस्थित होता है, तो यहां पे क्या होता है, इन दोनों पुष्प में परागण होगा तो क्या होगा, सजात पुष्पी परागण होता है। अब इसकी शर्तें क्या है कि पादप द्विलिंगी होना चाहिए, एक ही पादप पे दोनों जनन अंग उपस्थित होने चाहिए। अब
पुष्प द्विलिंगी हो सकता है, पादप भी द्विलिंगी होना चाहिए। मतलब पुष्प में अगर द्विलिंगी होगा तो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर पादप पे ये अगर नर पुष्प है तो ये मादा पुष्प होना चाहिए। मतलब कि हमारा जो पादप होता है वह एक लिंगाश्रयी पादप होना चाहिए। मतलब पुष्प पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हो, तभी क्या होगा, सजात पुष्पी परागण होगा बेटा। इसमें क्या होता है, अभी हमने देखा स्वयुग्मन में परागणकर्ता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि फूल सेम है, सिंपल है। फूल अगर सेम है तो क्या करेगा परागणकर्ता, उसमें आने की जरूरत है नहीं। लेकिन इसमें परागणकर्ता की जरूरत पड़ती है। क्या पता एक फूल यहां पे, एक फूल यहां पे, अब यहां से परागकण कैसे इसके पास आएगा बेटा? या तो भाई हवा आएगा, हवा के द्वारा, या किसी कीट के द्वारा, या किसी पक्षी के द्वारा, किसी के द्वारा तो पहुंचाया जाएगा। तो यहां पे आप देखो परागणकर्ता की आवश्यकता होती है। यह केवल खुले पुष्पों में हो सकता है। पुष्प अगर खिलेगा बेटा तभी परागकण यहां पे आएगा। अगर पुष्प ऐसे बंद है तो परागकण बाहर से नहीं आ सकता इसके ऊपर। पुष्प खुलना चाहिए, पुष्प खुलेगा तब यहां पे परागकण आता है, और वहां पे क्या होता है, सजात पुष्पी परागण होता है। आगे देखते हैं बेटा, एक और शर्त, किसकी शर्त है, पर निषेचन की शर्तों को देखते हैं कि पर निषेचन की कौन कौन सी शर्त होनी चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो जाति सेम होनी चाहिए पुष्प का, एक ही जाति का पादप होना चाहिए। आम है तो आम का होना चाहिए, मक्का है तो मक्का का होना चाहिए, केस्टर है तो केस्टर का होना चाहिए, अमरूद है तो अमरूद का ही पेड़ होना चाहिए। तो देखिए क्या है कि पर निषेचन में पादप की जाति समान होनी चाहिए। मतलब कि एक ही जाति के अलग अलग पादप हो सकते हैं या होने चाहिए। और क्या होता है इसमें भी, फिर से एक पादप यहां पे है, एक पादप यहां पे है, इस पादप का फूल यहां पे लगा हुआ है, इस पादप का फूल यहां पे लगा हुआ है, तो कैसे होगा, इनका मिलन ही कैसे होगा? मिलन होने के लिए कोई ना कोई चाहिए। अब कोई ना कोई कौन चाहिए, तो कोई ना कोई परागणकर्ता चाहिए बेटा। परागणकर्ता कौन हो सकता है? अभी मैंने आपको बताया, या तो पक्षी हो सकता है, कीट हो सकता है, हवा हो सकता है, इवन पानी भी हो सकता है जो परागण करेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए परागणकर्ता की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब सबसे अधिक विभिन्नता इसी में आती है, क्योंकि यह आनुवांशिक रूप से अलग है बेटा। दो अलग अलग पादप है तो इन दोनों में अलग अलग होगा। तो यहां पे आप देखो कि आनुवांशिक रूप से विभिन्नता आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखो आप पुष्प का फिर से हम वही डायग्राम लेके आए हैं। यहां पे आप देखो, अगर इस पुष्प परागकोश के परागकण इसके ऊपर आते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, स्वयुग्मन हो जाएगा। अगर इसका यहां पे आता है तो यहां पे क्या हो जाता है आपका, सजात पुष्पी परागण हो जाता है। इसके अगर परागकण, इस पुष्प के परागकण इस वाले पादप के परिवर्तिकाग्र पे आते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है आपका, पर निषेचन हो जाता है। सेम यहां पे आप देखो कि दो अगर पादप क्या है, द्विलिंगी है, दोनों पुष्प पादप के ऊपर अगर उपस्थित है तो यहां पे आप देखो कि इसका परागकण इसके वाले परागकण कहां पे आ जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे, तो यहां पे क्या हो जाता है, सजात पुष्पी परागण हो जाएगा। लेकिन अगर इसके परागकण यहां पे आ जाते हैं तो यहां पे क्या होता है, पर निषेचन हो जाता है बेटा। ऐसे ही यहां पे अगर इस वाले पादप में अगर आप देखो कि दो अलग अलग पादप है, ये पादप ए है और ये पादप बी है, इसके परागकण इसके ऊपर जाएंगे तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ पर निषेचन होगा। मतलब कि अगर बात करें कि पादप अगर एक लिंगी है, पादप के ऊपर अगर एक पादप के ऊपर एक ही पुष्प यानी नर पुष्प उपस्थित है और दूसरे पादप पे मादा पुष्प उपस्थित है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पर निषेचन होगा, पर निषेचन के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये था बेटा हमारा निषेचन का पूरा प्रोसेस कि निषेचन परागण कैसे होता है, परागण किस मेथड के द्वारा होता है और कितने प्रकार का होता है। तो यहां तक हम परागण को समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे कि परागण कितने किस किस माध्यम से हो सकता है। परागण के माध्यम को पढ़ते हैं कि वायु के द्वारा होता है, कि जल के द्वारा होगा, कीट के द्वारा होगा, पक्षी के द्वारा होगा, इवन कुछ कुछ सर्प भी क्या करते हैं, परागण करते हैं। तो इन सबको आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेटा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए, प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और आप अपने एम तक पहुंच जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा, टेक केयर।